नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई बेहद ही अहम जानकारियां 3 अलग-अलग सेगमेंट के जरिए लेकर आते हैं। विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे शकरकंद की खेती के बारे में। इसके अलावा मिलवाएंगे एक प्रगतिशील किसान सतीश कुमार से। साथ ही बात होगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। किसानों के लिए कृषि मेले की बड़ी अहमियत है, क्योंकि इन कृषि मेलों के जरिए किसानों तक नई नई तकनीकें पहुंचती है। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में 1 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कई तरह की नई मशीनों को प्रदर्शित किया गया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। उजवा कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली में है। यहीं पर हाल के दिनों में किसान मेला लगाया गया। ये मेला कृषि मशीनों को समर्पित था। फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी मशीन इस मेले का मुख्य आकर्षण थी। फसल अवशेष दरअसल दिल्ली की बहुत बड़ी समस्या है। खासतौर से हर साल सर्दियां शुरू होते ही धान के पुआल का धुआं दिल्ली की हवा को गंदा कर देता है। सरकार फसल अवशेष प्रबंधन के लिए बड़ी कोशिशें कर रही है। इन कोशिशों में काफी हद तक कामयाबी मिली भी है, लेकिन अवशेष प्रबंधन को और बेहतर करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। अवशेष प्रबंधन की मशीनों को विशेष रूप से यहाँ प्रदर्शन के लिए रखा गया। इनके अलावा कामयाब कृषि उद्यमियों की प्रदर्शनी, बागवानी फसलों को वैज्ञानिक तरीकों से उगाने वाली प्रदर्शनी भी यहाँ लगाई गई। उजवा किसान मेले में पशुओं के पालन पोषण और इलाज के बारे में जानकारी भी दी गई। साथ ही पानी और मिट्टी की जांच से भी किसान रूबरू हुए। खेती और मौसम के बीच गहरा संबंध है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ किसानों को मौसम के बारे में जागरूक किया गया। इनके अलावा सोलर फार्म प्रदर्शन इकाई के साथ साथ बीज और खाद बनाने वाली कंपनियों ने भी अपने स्टॉल यहाँ पर लगाए थे। मेले में दिल्ली देहात के करीब 500 कामयाब किसानों, प्रसार कार्यकर्ताओं, उद्यमियों, बीज और खाद बनाने वाली कंपनियों ने शिरकत की। मेले में महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची। भारत सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए 8 मशीनों की एक स्कीम बनाई, जिसमें किसान भाइयों को इंडिविजुअल मशीन पर 50% जो है सब्सिडी दी गई, और जो ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैं जिनको हम मशीनरी बैंक कहते हैं के माध्यम से 80% सब्सिडी दी गई, जिससे किसान भाइयों को इन 8 मशीनों को खरीदने के लिए प्रेरित हो और इसका उपयोग कर सकें, और अपनी जो प्रेरणा है जलाने की स्टॉक को उसको छोड़ के और इस स्टॉक को छोटा करके खेत में मिला के या उसके बेलर से बेल बना के उसका जो है एनर्जी में उपयोग करने के लिए प्रेरित हों। इस स्कीम के माध्यम से भारत सरकार ने 600 करोड़ रुपए पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और दिल्ली प्रदेश के लिए दिए गए थे, और इसमें किसान भाइयों ने करीब 2.25 लाख मशीनों का परचेज़ किया। इससे 2 फायदे हुए। एक तो जो प्रदूषण का जो वो था वो घट के लगभग 30% के आसपास रह गया जो पहले हुआ करता था, और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि नई तकनीक जो है किसान भाइयों के पास पहुंची। हैप्पी सीडर एक ऐसी इसमें मशीन थी जिसमें किसान भाई बिना किसी को फर्दर जोते रोटावेटर लगाए हुए डायरेक्ट सोइंग करते थे, और उस डायरेक्ट सोइंग होने से किसान में जो भी स्ट्रॉ थी वो किसान खेत की उत्पादकता बढ़ाई, वहाँ का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो था उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, और किसान को जो है उत्पादन बढ़ा हुआ मिला। इस योजना के तहत जो भी मशीनें दी गई उसके तहत में ये ध्यान रखा गया है कि खेत की उर्वरकता बढ़ाई जाए, खेत के माइक्रोब्स जो हैं वो बढ़ें, तथा किसान भाई जो जला के इन सब का नुकसान करते हैं वो ना हो। इसके लिए विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हमने किसान भाइयों के लिए अलग अलग ट्रेनिंग, अवेयरनेस प्रोग्राम ये सब कराए गए। उसी की कड़ी का ये केवीके का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिसमें किसान भाई ने जानकारी प्राप्त की और लाभान्वित हुए। 1 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसका विषय था नए मशीनीकरण द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन, जिसमें दक्षिणी पश्चिमी जिला और उत्तरी जिला के किसान भाइयों ने शिरकत दी
और इसका उद्घाटन माननीय श्री अश्विनी कुमार जी ने किया, जो संयुक्त निदेशक हैं कृषि व कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन। इस किसान मेले में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र की डिमोन्स्ट्रेशन यूनिट हैं, प्रदर्शन इकाइयाँ हैं, जैसे सोलर प्रत्यक्ष प्रदर्शन इकाई, एग्रोमेट्रोलॉजी, बकरी पालन, मशरूम, नर्सरी, बर्मी कंपोस्ट, ऑर्चर्ड्स, ड्रमस्टिक, ओनियन सीड प्रोडक्शन एट्सेट्रा हम लोगों ने किसानों को दिखाई है। और इसके अलावा ये भी बताना चाहूँगा कि एक भारत सरकार के परियोजना के तहत एक हम लोगों ने डीह्यूमिफाइड सीड स्टोर बनाया है, जिसका उद्घाटन भी माननीय श्री अश्विनी कुमार सर ने किया, जिसमें लगभग 15 टन सीड हम प्रति वर्ष रख सकते हैं और उसकी सीड की वायबिलिटी काफ़ी बढ़ती है। इस किसान मेले में हम लोगों ने सभी नए नए मशीनीकरण का प्रदर्शन किया, किसान भाइयों को बताया कि कैसे हम लोग फसल प्रबंधन कर सकते हैं और फसल प्रबंधन करने से जो प्रदूषण दिल्ली राज्य की जो खराब होती है उसको काफ़ी नियंत्रण किया गया है। यह परियोजना विगत 4 वर्षों से चलाया जा रहा है और दिल्ली में 0% का बर्निंग है, जिसमें हम कृषि विज्ञान केंद्र ने के वैज्ञानिकों ने डेमोन्स्ट्रेशन, फार्मर्स ट्रेनिंग, प्रदर्शन इकाइयाँ, ग्रुप विजिट, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आदि प्रोग्राम आयोजित किए थे। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा द्वारा किसान मेले का आयोजन किया गया। यह मेला का थीम जो था, पराली प्रबंधन कैसे करें और उसका सदुपयोग कैसे किसान भाई करें, इस पे मेले का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ कृषि के विभिन्न अवयव जिनका किसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसके बारे में तकनीकी रूप से और तकनीकी माध्यम से किसानों को बताया गया। साथ ही साथ आज इस मेले में मुख्य अतिथि के रूप में अश्विनी कुमार जी उपस्थित थे, जिन्होंने भारत सरकार की जो सभी योजनाएं हैं उनके बारे में अवगत कराया। साथ ही साथ इसमें मेले का भी आयोजन किया गया, जो कि विभिन्न जगहों से, विभिन्न संस्थाओं से यहाँ पे, जैसे NHRDF है, कृषि विज्ञान केंद्र है, और भी जैसे बीज कंपनियाँ और हमारे हाइड्रोपोनिक सिस्टम, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो नर्सरी से भी थे। और ख़ासकर इस मेले का जो फोकस था सोलर एग्रोवोल्टिक सिस्टम, जिसमें सौर प्रणाली में खेती के साथ साथ कृषि कैसे करें, इसको भी किसानों ने देख के इसका अवलोकन किया और उन्होंने देखा और अपने यहाँ लगाने के लिए भी सोचा, क्योंकि खेती के साथ साथ बिजली उत्पादन कर अच्छी आमदनी कैसे प्राप्त की जा सकती है, इस पर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ जो यहाँ से व्यावसायिक प्रशिक्षण दी जाती है, उस पे जो सफल अभ्यर्थी थे उनको प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया, जो कि भविष्य में जाके अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर सके या अपना खुद का रोजगार स्थापित कर सके। ये 2017-18 से मैं पराली प्रबंधन पे काम कर रहा हूँ और कृषि विज्ञान केंद्र से मेरे को प्रशिक्षण 2-3 दिन मेरे को बुलाया गया था और बताया गया था, सिखाया गया था। उसके बाद से मैं मैंने अपने खेत में शुरू किया पराली प्रबंधन का, और फिर मेरे को देख के मेरे गांव में धीरे धीरे और आसपास के गांव में ये धीरे धीरे फैल गया। हमारे यहाँ कोई पराली जलाता नहीं है, उसका उसी खेत में उसका प्रबंधन करते हैं, उसको डीकम्पोजर का स्प्रे करते हैं, उसको नई मशीनों द्वारा सीधी बुआई करते हैं, जिससे काफ़ी पैसे की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है। पराली को आग लगा देते थे, सभी किसान लगा देते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने कृषि विज्ञान केंद्र से जो है ट्रेनिंग ली और यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि आग लगाने से जो हमारे जीवांश हैं, जो खेत में जो जीवाणुओं की मात्रा है, वो जीवांश जो है मर जाते हैं और उनसे किसान को काफ़ी नुकसान होता है। तो हमने फिर कुछ तो यंत्रों के ज़रिए, जैसे भारत सरकार जो है उसमें सब्सिडी भी दे रही है, हमारे पास मल्चर है, पलाव है और सुपर सीडर है। अब हमने जो है उससे अपनी सीधी बिजाई करते हैं, जिससे किसान का जो है एक तो फसल अवशेष जो उसी में मिला देते हैं, उससे कार्बन भी मिलता है, सिलिकॉन भी मिलती है और जीवांश की मात्रा भी अच्छे से बढ़ती है, जिससे हमारी पैदावार जो है बड़ी है। और जो पूसा डीकम्पोजर है उसका की भी हमने सहायता ली है, उससे जो खाद जो पराली जो है टाइम लेती है 60-70 दिन गलने में, सड़ने में, तो पूसा डीकम्पोजर लगाने से उसकी अवधि कम हो जाती है और उससे किसान को काफ़ी लाभ है। जैसे आम का है, मुरब्बा है, आमले का, नींबू है, मिर्च है, बहुत प्रकार के अचार तो बहुत वैरायटी होती हैं। लेकिन 1 सप्ते की ट्रेनिंग दे के इन्हें और फिर हमने अपना काम शुरू किया, तो धीरे धीरे काम करते रहे अपना।
तो जैसे जैसे काम करते रहे, जैसे हमारी सेल बढ़ती गई, उसी प्रकार से हमने अपने अचार जैसे आंवला का है, गाजर का है, मुरब्बा है और कटहल के अचार हैं, ये सारे बहुत प्रकार के अचार होते हैं। मशरूम का अचार भी है। तो ऐसे करके मैंने 80 वैरायटी अभी तैयार करी हैं और काम अच्छा करती हूँ। पूसा का मेला है, जैसे प्रगति मैदान मेला है, इनमें काम करती हूँ, अपना लगाती हूँ स्टॉल, तो इनकम भी अच्छी आ जाती है। और जो काम होता है, जैसे माल लाती हूँ तो और लोगों को, जैसे लेडीज़ घर में बैठी रहती हैं तो उनको कोई साधन नहीं है, तो उनको भी काम दे देती हूँ, तो वो अपना काम, मेरा माल काट पीट कर देती हैं और उनको मैं पैसा देती हूँ, तो उनको भी अपना घर चल जाता है। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शकरकंद की, जो कि ऊर्जा का भंडार है। इसमें डाइटरी फाइबर और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, साथ ही स्टार्च और विटामिन ए भी बड़ी मात्रा में इसमें पाया जाता है। इसे सर्दियों के मौसम में अक्सर खूब इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये शरीर को गर्म रखने के काम आता है। तो आइए जानते हैं शकरकंद की खेती के बारे में। भारत में करीब 2 लाख हेक्टेयर पर शकरकंद की खेती होती है। वैसे तो पूरे भारत में इसे बोया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा खेती ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में होती है। ओडिशा में इसकी खेती का क्षेत्रफल दूसरे राज्यों से कहीं ज्यादा है। शकरकंद की खेती के मामले में भारत दुनिया में 6ठे पायदान पर है। अच्छी उपज के लिए जल निकास वाली रेतीली दोमट मिट्टी चाहिए और 21 से 27 डिग्री तापमान। भारत में इसे आमतौर पर खरीफ के दौरान उगाया जाता है, तब बारिश के पानी में आसानी से इसकी बढ़वार हो जाती है। पानी की सुविधा होने पर रबी और गर्मी के मौसम में भी शकरकंद की खेती की जा सकती है। बोने के लिए इसकी लताओं से नर्सरी तैयार की जाती है, यानी तैयार लताओं की कटिंग करके उन्हें मेड़ या समतल खेत में रोप दिया जाता है। 1 हेक्टेयर में 40,000 से 45,000 टुकड़े लगते हैं। रोपाई के समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जमीन में इसकी कटिंग को 6 से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर रोपा जाता है। 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दे। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान की ओर से अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चयन करके आप भी अच्छा लाभ ले सकते हैं। इनमें लाल, पीले और सफेद रंग की किस्में शामिल है। श्री नीलिमा 35 टन प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। श्री स्वाति और श्री कार्तिका 30 टन, H97 की उपज 25 से 35 टन है, जबकि H165 की 33 से 38 टन। शकरकंद में फल भेदा कीट किसी भी समय हमला कर सकता है। इसकी सुंडी कंद के अंदर सुरंग बनाकर उसे पूरी तरह नष्ट कर देती है और कंद सड़ जाता है। माहू कीट लगने की भी संभावना रहती है। ये कीट आकार में बहुत छोटे, लाल, हरे, काले या पीले रंग के हो सकते हैं। इनसे बचने के उपाय वैज्ञानिक सलाह से ही करें। शकरकंद की खेती 80 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे एक प्रगतिशील किसान से हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप।
किसान अगर नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए डेयरी फार्मिंग करे तो निश्चित तौर पर वो अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही किया है हमारे आज के प्रगतिशील किसान सतीश कुमार ने। साथ ही अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए ये जैविक खेती से भी जुड़े हुए हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी कामयाबी की कहानी। सतीश कुमार करनावल मेरठ उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान है। सतीश कुमार एक ऐसे नायक है जिन्होंने जैविक खेती, डेयरी फार्मिंग, मत्स्य पालन समेत अनेक क्षेत्रों में सफलता की नई नई बुलंदियों को छुआ है। उन्होंने ये बता दिया है कि सफलता कहीं आकर ठहरती नहीं है। एक सफलता दूसरी सफलता को जन्म देती है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। इनके पिता खेती करते थे। सतीश ने उन्हें कड़ी मेहनत करते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने पाया था कि उनकी मेहनत जितना उन्हें खेती से कोई फायदा नहीं होता था। उस समय पर ना तो ट्रैक्टर था और ना ही बिजली का कोई साधन और ना ही सिंचाई का कोई साधन था। ये सब देख सतीश हमेशा सोचते थे कि वे उनके लिए कुछ करें जो काम आ सके। बचपन में सतीश पढ़ने लिखने के साथ साथ खेतों पर जाकर अपने पिता का खेती में हाथ भी बटाया करते थे। इंटर तक पढ़ाई करने के बाद सतीश ने पिता की मदद करने के उद्देश्य से खेती को चुन लिया। सबसे पहले उन्होंने अपने खेत में गन्ना बोया, कोल्हू से रस निकाला, गुड़ बनाकर बाजार में बेचा, बैलों से हल चलाया। वो हमेशा से खेती से जुड़ा कोई व्यवसाय करना चाहते थे। काफी सोच विचार करने के बाद और दोस्तों से विचार के बाद इन्होंने डेयरी व्यवसाय शुरू करने की सोची। इन्होंने 4 से 6 गायों के साथ अपने घर से ही इस काम की शुरुआत की। उन्होंने अपने इस काम में सरकार की भी मदद ली। कृषि विज्ञान के वैज्ञानिकों ने भी उनकी भरपूर मदद की। धीरे धीरे उनका काम चलने लगा, पशुओं की संख्या बढ़ने लगी। सतीश ने इस काम को बड़ी मेहनत और लगन से किया। पशुओं की तादाद बढ़ी तो सतीश ने भी बड़ा फार्म बनवा लिया। काम करने के लिए आदमी भी रख लिए। इसके बावजूद सतीश पशुओं को चारा देना, उनको नहलाना, उनकी आराम की व्यवस्था करना तथा उनकी देखभाल खुद ही करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत के कारण उनका डेयरी फार्म पूरे गांव में सबसे बड़ा डेयरी फार्म बन गया है। सतीश के डेयरी फार्म में चारा काटने की मशीन अलग से लगाई गई है। इस बात का भी खास ख्याल रखा जाता है कि पशुओं को दिया जाने वाला चारा ताज़ा हो। इतना ही नहीं, पशुओं को गर्मी और सर्दी से बचाने की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। इसके लिए बाकायदा बायोगैस प्लांट भी लगाया गया है। ये प्लांट फार्म के पशुओं के गोबर से तैयार किया गया है। ये प्लांट सतीश कुमार की दूरदर्शिता और उनकी तरक्की पसंद सोच को दर्शाता है। डेयरी फार्म के साथ साथ उन्होंने अपने खेतों पर जैविक खेती की शुरुआत की। वो जानते हैं कि जैविक खेती से न सिर्फ गुणवत्ता के उत्पाद मिलते हैं बल्कि आमदनी भी बढ़ाई जा सकती है। आज सतीश कुमार ने बड़े पैमाने पर जैविक विधि द्वारा गन्ना पैदा किया है। उनके द्वारा उगाए गए गन्ने से बने गुड़ का दाम बाजार में मिल रहे अन्य गुड़ों से कहीं ज्यादा है। सतीश कुमार ने जैविक खेती में भी कमाल की कामयाबी हासिल की है। डेयरी फार्मिंग और जैविक खेती के बाद मत्स्य पालन में भी सफलता पाई है। सतीश कुमार अपने साथ साथ अन्य किसानों की भी सफलता हासिल करने में मदद करते हैं। गांव के किसान उनके पास आकर उनसे सलाह लेते हैं और समस्या का समाधान भी पाते हैं और आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। सतीश कुमार अपने कस्बे का जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। हर कोई आज उनसे प्रेरणा ले रहा है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं
या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। खतरनाक रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने मिट्टी की सेहत को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सरकार मिट्टी की इसी बिगड़ती सेहत को सुधारने की दिशा में कई तरह के कदम उठा रही है और इन्हीं में से एक अहम पहल है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए।
परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज बस इतना ही। कार्यक्रम कृषि दर्शन को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। कृषि दर्शन कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। खेती के साथ भेड़ पालन से बनेगी बात। जब होगा ऊन का मूल्य संवर्धन तो ऊन से बने उत्पाद कर देंगे मालामाल। देखिए दूरदर्शन किसान पर विचार विमर्श, ऊन के उत्पाद किसान मालामाल। 1 अप्रैल शुक्रवार रात 10 बजे। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। आज महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है। महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान देकर आगे बढ़ रही है। देखिए नए रंग रूप में कार्यक्रम नेत्री। महिला सांसद और उनकी कहानियां। मेरे यानी शाइना एनसी के साथ सिर्फ डीडी किसान पर। टीवी वाले, अखबारों वाले, पुलिस वाले सबने पूछताछ कर ली। वकील साहब सिर्फ आपकी कसर बाकी थी, आप भी पूछताछ कर लो। अगर तुम्हें बैरिस्टर रॉय से बदला लेना है तो तुम्हें उसे ये साबित करना होगा, ये दिखाना होगा कि सबूत भी गलत हो सकते हैं। कहूँगा मिठाई, लेकिन केस सॉल्व हो जाने के बाद। क्या मतलब? मतलब ये शिंदे कि आपने गलत आदमी पकड़ लिया है। तो गुनहगार कौन है? इसी का तो पता लगाना है। A rare and beautiful relationship, bonding and long-lasting commitment, unconditional love, glimpses of their world. Retelling the facts and dismantling the myths. Learn more about them in our upcoming show, My Best Friend Forever, every Sunday 7 p.m. and retelecast on Monday 2 p.m. on DD National. डीडी किसान, बदलते भारत की शान।